नमस्कार, मैं विवेक शर्मा उन्नयन संकल्प साहित्यिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रश्मि शील जी। आपको बता दें, डॉक्टर रश्मि शील उत्तर प्रदेश प्रशासन में राज्य संपत्ति विभाग में कार्यरत हैं, किंतु इसके बरक्स भी वह एक साहित्यिक शख्सियत के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। तो आइए सीधा मुखातिब होते हैं विषय उत्तर प्रदेश एवं उसकी लोक संस्कृति पर डॉक्टर रश्मि शील जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार विवेक जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस साहित्यिक चैनल से जुड़ने के लिए। और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं बात करती हूँ अपने प्रदेश की और उसकी लोक संस्कृति का। तो अगर सीमा के रूप में देखें तो लोक प्रदेश की जो सीमा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इस धर्म, हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र की जो संस्कृति है वो भी बहुत व्यापक है। यहाँ की तहजीब को इसीलिए गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं तो आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं कि लोक संस्कृति क्या है। लोक और संस्कृत शब्द दो ऐसी संज्ञाएं हैं जिन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, फिर भी दोनों शब्दों की व्यापकता अपना विशेष महत्व रखती है। लोक अर्थात एक ऐसा संसार जिसमें जड़ और चेतन दोनों शामिल होते हैं। लोक यानी सामान्य जन, जिनके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लोक माने हमारे अंतर्मन को समझने और वाणी देने में हमारे साथ साथ चलने वाला, अनुभूतियों से भरा एक ऐसा अपनापन जो बगैर किसी शोर शराबे के हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करता है। लोक की सुंदरता समूह में विद्यमान है। वेद कहते हैं मनुष्य अकेले जी सकता है लेकिन जिंदा समूह में रहता है। हमारे यही वैदिक मूल हमारी संस्कृत को गढ़ते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, सफाई, संस्कार और सुधार। संस्कृत मनुष्य की वह रचना है जिसमें मानव की सृजनात्मक शक्ति और योग्यता का चरम निहित होता है। हम कह सकते हैं कि संस्कृत में मनुष्य समाज के इतिहास की विकास की कड़ियों के सूत्र के रूप में दर्ज है। संस्कृत जीवन उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का एक संचय है। संस्कृत के विषय में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का कथन महत्वपूर्ण है। वे भारतीय संस्कृत की देन में कहते हैं कि नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा, भक्ति तथा योग मूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक और महत्वपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता चला जाता है, जिसे संस्कृत शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। हमारे अनुभवों से विदित होता है कि संस्कृत बहने वाली है। जब बहती है तब उसमें गंदगी आना स्वाभाविक है। अपने बहावों में इकट्ठी गंदगी को दूर करके शुद्धिकरण, परिष्कृत एवं संस्कृत जीवन मूल्य सांस्कारिक शक्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत वह जीवन शैली है जिसे मनुष्य पूर्वजों से ग्रहण करता आया है। वह मनुष्य को जीवन जीने की एक उच्च भावभूमि प्रदान करती है। जब हम भारतीय इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं तो ज्ञात होता है कि भारत के मूल निवासियों का जीवन कठिन यातनाओं से गुजरा था। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न जगहों से आए। इन आगंतुकों की भाषाओं एवं संस्कृतियों से लोग परिचित हुए। किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने या जानने से किसी संस्कृति की कुछ हानि नहीं होती है, लेकिन उसमें अंतर्निहित सूझ के अनुरूप उसका अनुसरण करने का प्रश्न अवश्य विचारणीय है। क्योंकि लोक संस्कृत चाहे उसके वर्ग अलग, परंतु वह किसी स्थान विशेष में भौगोलिक वातावरण की उपज है। वही प्राकृतिक और अकृत्रिम है। बाहर से उस पर कुछ भी थोपा जाता है तो वह अप्राकृतिक एवं कृत्रिम हो जाता है। श्यामाचरण डुबे का मानना है कि प्रत्येक जनगण की संस्कृति अलग होने का कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का ढंग अलग अलग होता है। प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक मान्यताओं के विकसित ढांचे पर निर्भर होना होता है। लोक संस्कृत में मुख्य प्रकार से दो प्रकार की सांस्कृतिक अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे कि भद्र संस्कृत और लोक संस्कृत, शिष्ट संस्कृत और ग्राम संस्कृत अथवा उच्च और गौण संस्कृत। समाज वैज्ञानिकों की भाषा में संपूर्ण समूह के आचार व्यवहार की समग्रता को संस्कृत कहा जा सकता है। जब
हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य और समुदाय के बीच जो अंतरंग संबंध रहता है, उसका संबंध हमारी संस्कृति से है। संस्कृत का दायरा समाज, राष्ट्र, धर्म, लोक तक फैला हुआ है। निर्विवाद रूप से संस्कृत आचार, विचार, व्यवहार, करुणा, दया जैसे असंख्य सकारात्मक गुणों का समुच्चय है, जो संकीर्णता और नकारात्मकता का समर्थन नहीं करती। किसी विद्वान ने कहा है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृत वह गुण है जो हम में व्याप्त है। लोक संस्कृत के विविध तत्व जैसे कि जीवन, साहित्य, कथा, परंपरा में सन्निहित होते हैं। यही तत्व संस्कृत के स्वरूप को गढ़ने का कार्य करते हैं। इसके संवाहक भी यही होते हैं, जैसे कि प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, लोक गाथा, लोक गीत, मिथक, लोकचित्र, लोकोक्ति, पहेलियां, कहावतें, मुहावरे, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक शिल्प, लोक विश्वास, लोक देवताएं, लोक लोक देवता, लोक धर्म, लोक व्यवहार, ये सब संस्कृत के तत्व हैं, जिनके आधार पर हम किसी समाज विशेष की संस्कृति को समझ पाते हैं। इस दृष्टि से हम लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लोक इतिहास उत्तर प्रदेश में। लोक इतिहास संस्कृत समय है। प्रत्येक परंपरा के पीछे कोई ना कोई इतिहास अवश्य होता है, जो गीत, कथा, मिथक, कहावतों को जन्म देती हैं। अजय कुमार तिर्की का मानना है कि लोक संगीत नृत्य भी लोक इतिहास की पारंपरिक अनुगोजों को दोहराता है। लोक इतिहास जब मिथक बन जाता है, तब वह संस्कृत का हिस्सा बन जाता है। किंवदंतियां लोक इतिहास की कल्पनाशील रचनाएं होती हैं। वास्तविक इतिहास को जानने में किंवदंतियां सहायक होती हैं। तो आइए देखते हैं, हम देखें कि हमारी लोक परंपराएं क्या हैं। मनुष्य ने जीवन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सर्वमान्य, सर्वप्रिय कुछ नियम बनाए। इनमें से कुछ तो समय के साथ विलुप्त होते गए, परंतु कुछ नियम काल की कसौटी पर कसकर पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करते रहे। यही नियम परंपराएं बन गईं। परंपराएं व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती हैं। तो फिर परंपराओं में जब कुछ हानिकारक तत्व जुड़ जाते हैं, तो ये रूढ़ियों का रूप धारण कर लेते हैं। रूढ़ियां समाज की प्रगति में बाधक होते हैं, इसलिए रूढ़ियों से बचने की बात की जाती है। बहुत सारी रूढ़ियां होती हैं, जैसे कि एक रूढ़ी हमारे उसमें प्रचलित रही कि लड़कों को विरासत मिलती रही है, लेकिन अब समय के साथ इस रूढ़ी में बदलाव आया है और अब लड़कियों को भी संपत्ति का समान रूप से अधिकार मिलने लगा है। तो इस प्रकार समय के साथ परंपराएं बदलती रहती हैं। परंपराओं में एक बात और है कि वो अंचल विशेष की देश काल और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में, जैसे जन्म संस्कार, छठी, नामकरण, उपनयन, सगाई, विवाह आदि में अपनाई जाने वाली परंपराएं हैं। मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले संस्कारों में पर्याप्त भिन्नता भी मिलती है। इतना ही नहीं, एक जाति के लोगों में भी लोक परंपराओं में भिन्नताएं मिलती हैं। यद्यपि बुनियादी स्वरूप एक होते हुए भी विभिन्न अंचलों की लोक परंपराएं लगभग एक ही तरह की होती हैं। उनकी गतिशीलता का पैमाना भी लगभग एक ही होता है। प्रथाओं का कोई लिखित इतिहास नहीं होता है। यह सहज रूप से समाजों के मस्तिष्क में अंकित रहता है। प्रथाओं के निर्माण में प्रकृति, परिवेश, परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए विभिन्न समाज की प्रथाएं भी अलग अलग होती हैं। प्रथाएं आवश्यकता अनुसार वर्तमान की तरह सरल रूप में बहने लगती हैं। जड़ प्रथाएं धीरे धीरे समय के साथ लुप्त हो जाती हैं और उनकी जगह नई प्रथाएं जन्म लेती हैं। हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि सती प्रथा, जो अब विलुप्त हो चुकी है, और इसी तरह से दहेज प्रथा, जो इसे विलुप्त भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि अब उस रूप में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है जो पहले हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृत में दहेज प्रथा का प्रचलन था कि लोग दहेज देते थे। दहेज का मतलब ये होता था, जैसे कि एक हम कलेवा, जो लड़के की शादी के बाद जो वर को कुछ सामान दिया जाता था, उस समय कलेवा के समय जो परंपरा थी, हमारी प्रथा थी कि गांव के लोग और सब बर्तन और कटोरे और इस तरह की चीजें, जो उपयोगी सामान की वस्तुएं देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
अब वो बहुत हाईटेक कहा जा सकता है, तो हमारी ये प्रथाएं जो हैं वो समय के साथ बदल चुकी हैं। रीति रिवाज, प्रथाओं और परंपराओं को निभाने की विधि रीति रिवाज कहलाती है। रीति रिवाज समय के साथ प्रथा और परंपराओं का रूप ग्रहण करते हैं। व्रत, पर्व, उत्सव, अनुष्ठान, जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार रीति रिवाज हैं। सभ्यताओं ने समय समय पर आदिम संस्कृतियों, लोकाचारों, परंपराओं और प्रथाओं पर कुठाराघात अवश्य किया, परंतु इन्हें विनष्ट नहीं कर सकी। घात प्रतिघात में मनुष्य की आस्थाएं तो बदली, परंतु उनके सांस्कृतिक मूल्य शाश्वत रहे। जैसे कि हमारी पूजा पाठ के जो रीति रिवाज हैं, उनमें हमने शिथिलता तो जरूर लाए, लेकिन हमारा जो धार्मिक पूजा पाठ के रीति रिवाज हैं, उनको हम नहीं बदल पाए। लोक धर्म, उत्तर भारत में हमने पहले भी बताया कि बहुजातीय बहुधर्मी लोग निवास करते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, विश्वास हैं। सभी लोग अपनी अपनी प्रथागत अनुष्ठानों के माध्यम से लोक धर्म को प्रकट करते हैं। लोक धर्म आस्था व व्यवहार से निर्मित होता है। पूरे समाज के लिए सुख, शांति, अच्छी फसल, धन धान्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना लोक धर्म का आधार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मूल मंत्र हमारे लोक धर्म का सहज भाव है। लोकमानस जीवन यापन, रहन सहन, खान पान, शादी विवाह को आज भी हम धार्मिक संस्कार मानकर परंपराओं का निर्वाह करते हैं। प्रत्येक कार्य को धर्म से जोड़ने का एकमात्र कारण यही है कि जनमानस इसके महत्व को समझे और इसका पालन करे। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति में लोक विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। प्रकृति की दृश्य अदृश्य शक्तियों की घटना, वस्तु आदि पर लोग स्वाभाविक रूप से आस्था और विश्वास रखता है। लोक विश्वास के अनुसार वृक्ष, कुएं, नदी आदि की पूजा पाठ और अनुष्ठान का सहारा लेता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि हिंदू समाज में, हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज में जब विवाह होता है, लड़के का विवाह होता है, तो बारात जाने से पहले कुआं पूजन का एक रिवाज है। वहां पर वर की माँ कुएं पूजा करती है और कुएं में पैर लटकाकर बैठ जाती है और ये मानती है कि अब बेटे की शादी हो रही है और हमारा सम्मान घट जाएगा, और वो कुएं में बैठकर रोने का एक रिवाज करती, ढंग करती है, ढोंग करती है। और उसके बाद वर माँ को उठाता है और इस प्रथा से ये विश्वास वो दिलाने की कोशिश करता है कि वह बहू के आने के बाद भी अपनी माँ का उसी तरह से सम्मान करता रहेगा। लोक देवता, लोक जीवन का विस्तार प्रकृति की गोद में हुआ है, इसलिए प्रकृति की
दृश्य अदृश्य शक्तियों से डरता भी है और उसकी पूजा भी करता है। प्राकृतिक शक्तियाँ आरंभ से ही एक रहस्य रही हैं, जिन्हें मनुष्य सुलझाने का प्रयास करता रहा। इस रहस्य ने ही उसके अंदर भय और श्रद्धा को जन्म दिया है, जिसके कारण ईश्वरीय सत्ता पर लोगों का दृढ़ विश्वास कायम हुआ। पेड़ पौधे, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि को उसने ईश्वर रूप में स्वीकार किया। आज भी समाज में प्रकृति के प्रति आस्था, विश्वास व पूजा का भाव बना हुआ है, जो हमारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारा ये मंत्र है वो सूर्योपासना के लिए है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में करवा चौथ की पूजा चांद देखकर होती है। यह सोमावती अमावस्या यानी कि वो अमावस्या तिथि जो सोमवती को पड़ती है, सोमवार को पड़ती है, तो उसमें सौभाग्यवती स्त्रियां, महिलाएं पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। या ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को जो बरगद पूजा होती है, उसका प्रचलन भी हमारी संस्कृति में आज भी विद्यमान है। और अगर देखें तो मुस्लिम समाज में भी चांद को देखकर ईद जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे उत्तर भारत में या ये कहें कि भारत की संस्कृति में प्रकृति को देवता के रूप में ग्रहण किया गया है। लोक संबंध लोक संस्कृति में जीवन यापन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज के अंदर अनेक छोटे छोटे लघु समाज यानी समाज के भीतर एक छोटा समूह निर्मित हुआ। जैसे कि हम कहें कि लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई, लोहे का कार्य करने वाले लोहार, मिट्टी के बर्तन धोने और घड़े आदि बनाने वाले लोगों को कुम्हार, इसी तरह माली, धोबी, कहार, बारी आदि लघु समाज बने। इन लघु समाज को परस्पर जोड़ने की परंपरा का भी विकास हुआ। यही लोक संबंध बने। किसी भी संस्कृति को बांधे रखने की यह सबसे मजबूत कड़ी है। विवाह आदि अवसरों पर जैसे कि बंधनवार बनाने का कार्य माली करते हैं, तो भोज आदि के अवसरों के लिए पत्तल बनाने का कार्य बारी करते हैं। पानी आदि के लिए कहार करते हैं। तो लड़की के विवाह में धोबन से सिंदूर देने की प्रथा उत्तर भारत में है। आज भी बसंत पंचमी में धोबन से सुहाग लेने की प्रथा प्रचलित है। यद्यपि आज सभी जातियों को अनुसूचित कर दिया गया है, परंतु लोक संबंध में इनकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। शहरी समाज में व्यवसायीकरण के कारण नियमों में शिथिलता है, परंतु ग्रामीण समाज में इनका महत्व कमतर नहीं हुआ है। यह बात अवश्य है कि अब लोग अपनी संतानों को शिक्षित कर पारंपरिक कार्यों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय नियमों के बंधनों में अब रूढ़वादिता कम दिखाई देती है, परंतु समाप्त नहीं हुई है, ना ही इनका
महत्वपूर्ण हुआ है। जैसे कि किसी भी अनुष्ठान के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती है, परंतु वह पुरोहित जाति विशेष का ना होकर कोई भी विद्वान हो सकता है। पुरोहित कर्म के लिए अब बाकायदा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अब लोक संस्कृति में जो कला का भाव है उसकी बात करते हैं। संगीत, गीत और ये नृत्य आदि, हमारे नाटक आदि हमारी लोक संस्कृति के कला से जुड़े हुए पक्ष हैं। लोक संगीत बहुत अधिक महत्व हमारी संस्कृति में मिला हुआ है। लोक संगीत की धारा वाचिक परंपरा में सदियों से प्रवाहमान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तीज, त्योहार, पर्व एवं श्रम समूह से जुड़े गीत संगीत की धुन पर आज भी वाचिक परंपरा में संस्कृत के अंग बने हुए हैं। लोक संगीत में समय के साथ बहुत बदलाव आया है। अब एक तरफ तो बहुत से गीत फिल्मी धुनों पर रचे जाते हैं, तो दूसरी तरफ लोक धुन पर फिल्मी गीतों की भी रचना हुई है। जैसे कि हम कहें कि होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत रघुवीरा, ये उत्तर भारत का एक खास गीत है, जिसे इसी रूप में थोड़े बहुत संगीत के बदलाव के साथ बागवान फिल्म में लिया गया है। तो वसंत निर्गुणे का कथन है कि लोक के संगीत की प्रकृति और प्रवृत्ति सहज है। जैसे कि मधुमास के आते ही कोयल गाने लगती है, वैसे ही जन पर्व त्योहार उत्सव को आते ही गाने लगते हैं। लोक वाद्य संगीत रचना स्वर, संगीत और वाद्य यंत्रों की सहायता से होती है। उत्तर भारत की लोक संस्कृति में धुन, लय, ताल के अनुसार अनेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। प्रायः ढोलक, मंजीरा, झांझ, नगाड़ा, बांसुरी, ढपली, हारमोनियम आदि का प्रयोग होता है और नृत्य के समय घुंघरू का प्रयोग बहुत प्रचलित है। इसकी दो परंपराएं भी हैं। कथक की परंपरा तो यहाँ पे विशेष रूप से जानी जाती है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की संस्कृति की लोक धरोहर मानी जा सकती है। लोक नृत्य मानव समाज ने अपने सुख दुख, खुशी, उल्लास, हर्ष विषाद को व्यक्त करने के लिए गीत एवं नृत्य को माध्यम बनाया। विभिन्न तीज त्योहार, संस्कार आदि के समय समूह के साथ नाचना लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। नृत्य से मनुष्य एक नई ऊर्जा और चेतना का अनुभव करता है। इसी लिए नृत्य में थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। अगर थकान होती भी है तो उसमें एक अकथनीय आत्मसुख की प्राप्ति होती है। लोक नृत्य में स्त्रियां प्रायः ढोलक, मंजीरे के साथ बीच गोला बनाकर बैठ जाती हैं और उसमें से कोई एक स्त्री नृत्य करती है। जब वो बैठ जाती है तो अगली खड़ी होकर के नृत्य करने लगती है। इस तरह से यहाँ पर लोग नृत्य होता है और सांस्कृतिक जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी एक अलग परंपरा है। लोकगीत लोग अपने अनुभव, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए गीतों का सहारा लेता है।
लोकगीत वाचिक परंपरा में सदियों से अपना आलोक बिखेर रही है। वसंत निर्गुणे तो कहते हैं कि लोकगीत लोक कंठ की धरोहर है। एक कंठ से दूसरे कंठ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाले लोकगीत शब्द और स्वर के दोहराव से संचरित होते हैं। दोहराव लोकगीतों का एक गुण है, उसकी शक्ति है, जिसके कारण नई पीढ़ी सरलता से अपनी स्मृति में गीतों को ग्रहण करने में सक्षम होती है। एक बात और है कि लोक गीतों ने समय के बदलाव को भी बाखूबी ग्रहण किया है। एक उदाहरण देखें कि जब ट्रेन का आविष्कार हुआ, लोकगीत तो बहुत सदियों से प्रचलित हैं, और जब ट्रेन का आविष्कार हुआ तो और लोगों ने शहर की ओर पलायन किया, तो इस पलायन के भाव को एक महिला एक जो नायिका है उसके लोकगीत में देखें, वो कहती है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। इसी प्रकार जब सिनेमा का प्रचार हुआ और फिल्मों के प्रति लोगों का अनुराग बढ़ा, तो उससे भी जुड़ा हुआ एक लोकगीत कि सिनेमा देखन चलेंगे पिया दोनों जने, तुम्हारी माँ हमारी सास वो है चूल्हे की राख, बर्तन मांजा करेंगे पिया दोनों जने। इस तरह से हास्य भाव को लेकर के लोकगीत रचे गए। इसी प्रकार का संस्कार गीत त्योहारों पर्वों पर गाए जाने वाले, खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले गीत, चक्की पीसते समय जाने वाले गीत, ये सब हमारी लोक धरोहर है। आल्हा, फाग, सावन, गीत, सोहर, नकटा, भजन आदि लोक गीतों की विशेष प्रकार हैं। लोक कथाएं लोक संस्कृत की सबसे रोचक सशक्त विधा लोक कथा मानी जाती है। लोक कथाओं में सिर्फ तथ्य ही नहीं होते, उनमें भाव, अर्थ और बोध भी होते हैं। ये कथाएं अलग अलग अवसरों पर सुनाई जाती हैं। दादी अम्मा द्वारा बच्चों को खाना खिलाते समय, घुमाते समय, सुलाते समय कहानियां सुनाती हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विभिन्न व्रत कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों जैसे भाई दूज, करवा चौथ, कदाही आदि के अवसरों पर सुनाई जाती हैं। और अपने देश में जो सबसे उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रचलित कथा अगर है तो वो सत्यनारायण की कथा है। इसी प्रकार भूत प्रेत, धार्मिक प्रेरक और राजा रानी की कथाएं भी बहुत प्रचलित हैं। इन कथाओं में स्वस्थ मनोरंजन का तत्व होता है, लेकिन प्रकारांतर से कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई शिक्षा या नैतिक बोध अवश्य दिखाई देता है। लोकोक्तियां लोकोक्तियां जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति होती हैं जिसमें जीवन के रंग घुले होते हैं। सुख दुख, हास परिहास, अतीत वर्तमान की छोटी बड़ी बातों से लोकोक्तियों का निर्माण होता है। लोक की कोई सारगर्भित उक्ति लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो जाती है, जैसे कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनका पछताने, या नाच न आवे आंगन टेढ़ा, अधजल गगरी छलकत जाए, आंख के अंधे नाम नैन सुख जैसी लोकोक्तियां लोगों की जीवा पर रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर मुखरित हो जाती हैं। लोकोक्तियों के साथ ही मुहावरे, कहावतें, पहेलियां आदि भी हमारे रूप में हमारे इस लोक संस्कृत में मिलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो घाघ भड्डरी की जो प्रकृति संबंधी कहावतें हैं, जो कृषि, मौसम, खान पान से संबंधित है, बहुत प्रसिद्ध हुई। एक आध उदाहरण मैं कहती हूँ कि जैसे उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान, या भड्डरी की कहावत है कि शुक्रवार को बादरी रही शनिचर छाए, तो यो भाखे बड्डरी बिन बरसे ना जाए। उनका कहना है कि अगर शुक्रवार को बदरी रही और शनिचर को भी छाई रही, तो ये भड्डरी का कहना सत्य मानो कि वो बिना बरसे नहीं जाएगी। इसी प्रकार घाघ का एक
मैं कहावत कहती हूँ कि रोहिणी बरसे मृग तपे, कुछ कुछ आद्रा जाए, कहे घाघ सुन घाघनी, स्वान भात नहीं खाए। अगर रोहिणी नक्षत्र में वर्षा हो, मृग नक्षत्र तपे और कुछ कुछ आद्रा नक्षत्र में भी वर्षा हो जाए, तो समझिए कि धान की इतनी फसल होगी कि कुत्ते भी भात खाकर अघा जाएंगे। कहावतों का एक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कहावतों का अनुभव संसार बहुत व्यापक होता है। वे एक सूत्र वाक्य के रूप में होते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक होती है और जिसमें जीवन के खट्टे मीठे अनुभव पिरोए जाते हैं और रूपमा उपमा रूपक श्लेष यमक अन्योक्ति जैसे अलंकार इसमें पूरी क्षमता के साथ अवतरित होते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पहेलियां हैं। पहेलियों की भाषा द्व्यर्थक होती है, जिससे कि अभिष्ट अर्थ को आप उसमें अभिष्ट छुपा रहता है और उनको सीधे सीधे न कहकर आपको थोड़ी दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी कि उनको जो आप ढूंढे। लक्षणा व्यंजना के साथ पहेलियों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में देखें कि थारी भर्राई सब गांव छिड़काई, या कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा जैसी का पहेलियां हैं। लोक संस्कृति में प्रतीक का बहुत अधिक प्रचलन है। ये प्रतीक धार्मिक हो सकते हैं, यौन प्रतीक हो सकते हैं और प्राकृतिक प्रतीक हो सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के अनुसार कि प्रतीक संरचना में कल्पना और स्मृति के साथ साथ मेधा का संयोग हुआ है, तो प्रतीक विधा रूढ़ कलात्मक रूपों में स्थायी हुई। हमारे यहाँ अगर देखें तो प्रतीक रूप में बंदर को हनुमान देवता का प्रतीक माना जाता है, तो हाथी को गणेश का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से कदम्ब के वृक्ष को कृष्ण का, अशोक को कामदेव का, तो कमल को ब्रह्मा विष्णु का प्रतीक मानते हैं। पीपल के वृक्ष को यक्ष देवता या वर्षा देवता का निवास स्थान माना जाता है। तो तुलसी को देवी देवताओं से जोड़ा जाता है, उन्हें श्याम की प्रिया के रूप में लिया जाता है और कार्तिक मास में उनकी पूजा भी की जाती है। इस प्रकार से देव वृक्षों में, पशु पक्षियों में देवत्व की स्थापना से इनका वैज्ञानिक महत्व स्पष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वृक्षों से वातावरण शुद्ध होता है और जब हम इन्हें धार्मिक कृति से जोड़ जाते हैं तो मनुष्यों के मन में एक भय व्याप्त होता है और वो इन पेड़ों को काटने से कतराता है। यही प्रतीक और लोक परंपराओं के साथ साथ मिथक में मिथ जिसे मोटिव कहते हैं, उनका अपना महत्व है। इतिहास व जीवनगत घटनाओं के अनेक परिवर्तनों में जब स्मृत उपाख्यान के अंतराल में बिंदु कीलित कर दिए जाते हैं, तब ये मिथकों का उदय होता है। मिथकों में इतनी ऊर्जा होती है कि वह युगों युगों तक अपनी सृजन शक्ति से नए नए वृत्तांत तानता रहता है। लोक में मिथ उसके धार्मिक कर्मकांडों, लोक कथाओं और प्रदर्शनकारी कलाओं में विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के रूप में सीता को वनवास दिए जाने की घटना, जो ये कहते हैं कि लव कुश का जन्म वाल्मीकि के वहां आश्रम में हुआ। एक इसको कुछ लोग मिथक मानते हैं, लेकिन वो आज सत्य के रूप में हमारे साथ साथ चल रही है। लोक चित्र, जो लोक चित्र के मूलाधार चित्रांकन एवं उसका अलंकरण होता है। विभिन्न तीज त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों में लोक चित्र बनाए जाते हैं। इनमें सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, नदी नाले, देवी देवताओं के सुंदर ढंग से दीवारों और फर्श आदि पर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों के लिए आयपन यानी चावल को पीसकर हल्दी मिलाकर तैयार किया गया लेप, गेरू जैसे और रंगों का प्रयोग होता है। काजल और सिंदूर आदि का भी प्रयोग किया जाता है। लोक चित्र दीवारों पर या जमीन पर बनाए जाते हैं आंगन में,
और हम देख सकते हैं विभिन्न त्योहारों पे, जैसे भैया दूज में बहुत अच्छा चित्र बनाया जाता है। जमीन पर उसमें 7 बहनों की कथा कही जाती है। करवा चौथ में भी चित्र बनता है। लोग उत्तर प्रदेश में अहोई अष्टमी है, हलछठ है, आदि ऐसे त्योहार हैं जिसमें लोक चित्र बनते हैं। इनकी अपनी गरिमा है। गोदना गोदना शरीर के अंगों में चित्र बनवाना गोदना कहलाता है। यह शरीर में एक स्थायी अलंकरण है, लेकिन इसके माध्यम से जाति की पहचान का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बीमारियों से बचने के लिए, विषैले कीड़ों से देश से बचने के लिए, जादुई प्रभाव एवं पराशक्तियों के प्रकोप से बचने के लिए गोदना करवाया जाता है। प्रायः हमारी संस्कृत में ये उच्च चित्रों में कभी-कभी लोक इतिहास भी झलकता है कि जैसे नाग का चित्र है तो वो नाग लोक से जुड़े हुए चित्र माने जाते थे। लेकिन कभी-कभी ये चित्र अपने प्रियजनों के नाम से भी गुदवाए जाते हैं। यह आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसका हालाँकि रूप बदल गया है। सभ्य समाज में ये टैटू के रूप में स्थापित हो चुका है। लोक नाटक लोक संस्कृति में लोक नाटक मनोरंजन की एक विशिष्ट परंपरा मानी जाती है। इन परंपराओं में ऐसी कई विधाएं हैं जो लोक नाट्य की संपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ में सक्षम होती हैं। उत्तर भारत में स्वांग, कठपुतली, नौटंकी आदि अत्यंत प्रचलित रही हैं। इसी प्रकार विवाह के समय वर पक्ष के बारात चले जाने पर स्त्रियों द्वारा खेले जाने वाला नकटोरा भी लोक नाट्य संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है। लोक संस्कृति और उत्सव उत्तर प्रदेश में अनेक सांस्कृतिक उत्सव होते हैं। उत्सव अकेले का नहीं है। जीवन भी अकेलेपन का नहीं होता है। जीवन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के बीच आस्था रखने वाला आलोक है। उत्सव हमारी संस्कृति में अनेक रूपों में व्याप्त है, जैसे कि प्रकृति के उत्सव, पुरुष के उत्सव, स्त्रियों के उत्सव, पशु पक्षियों के उत्सव, वनस्पति के उत्सव, ऋतुओं के उत्सव। मनुष्य की इसी उत्सव प्रियता के कारण पर्व, त्योहारों, समारोहों का प्रादुर्भाव हुआ। आदिकाल का आखेटक उत्सव आधुनिक समाज का बाजार बन गया है। उत्तर प्रदेश में हमने पहले भी बताया कि अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनको लेकर के अनेक उत्सव का मनाए जाते हैं। कुछ सामान्य मान्यताओं को लेकर, परंपराओं को लेकर हैं, तो कुछ यहाँ विशेष वर्ग और विशिष्ट लोगों के लिए हैं। ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली, छठ पूजा, दशहरा जैसे उत्सव हमारे यहाँ सभी वर्ग विशेष के लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी हैं जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ गए हैं। कुछ महापुरुषों की जीवनों के रूप में, उनकी जयंतियों के रूप में, उनकी पुण्यतिथियों के रूप में हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की संस्कृति में उन उत्सवों को मनाया जाता है। अब इन उत्सवों को मनाने की हमारी लोक संस्कृति की वैज्ञानिकता की बात हम जब करते हैं, तो समग्र रूप से देखें तो लोक संस्कृति का तात्पर्य हमारे जीने की उस विधि से है जिसे हम लोगों ने अपनाया है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, शादी ब्याह, दैनिक पूजा पाठ सब यहाँ की परंपराओं में शामिल है। इन परंपराओं और सांस्कृतिक कार्यों का मनोवैज्ञानिक महत्व है। जैसे कि एक उदाहरण की जन्म के बच्चे का जब जन्म होता है तो ये माना जाता है यहाँ पे कि 1.25 महीने तक माँ और शिशु को समस्त परिवार के जनों से अलग रखा जाता है, जिसे सौर के नाम से माना जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि माँ बच्चे को बाहरी संक्रमण से बचाया जाए। हम लोग भाषा में जिसे सौर कहते हैं, आज कोरोना काल की शिष्ट भाषा में क्वारंटीन उसी का प्रतिरूप माना जा सकता है। इसी प्रकार एक हमारे यहाँ का यज्ञोपवीत संस्कार है। यह संस्कार वह संस्कार है जिसके द्वारा बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप यानी उपनयन भेजा जाता है। एक नयन इस प्रकार से यह बालक की शिक्षा की आयु निर्धारित करता है। और अब मनोवैज्ञानिक, विभिन्न शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री मानते हैं कि उम्र से पहले कुछ भी सिखाना व्यर्थ है। उपनयन के समय पहनाए जाने वाला जनेऊ, जिसमें 3 गांठें लगी होती हैं, इनका भी एक अपना महत्व है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को जीवन में 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं: ऋषि अथवा गुरु ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। इस प्रकार यह संस्कार व्यक्ति को उसका कर्तव्य बोध कराता है। लोक साहित्य प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वेदर्शी भवन्तु नरः। लोक और साहित्य का मनुष्य से, संस्कृति से गहरा संबंध है। यह संबंध
एक दूसरे के लोक और संस्कृति, लोक और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर प्रदेश की जनपदीय भाषाओं में प्रचुर साहित्य रचा गया है। लोक साहित्य का अक्षुण भंडार है हमारे यहाँ। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य यहाँ के वाङ्मय हैं। यहीं से बुद्ध एवं 24वें तीर्थंकर महावीर की शिक्षा विश्व साहित्य का अंग बनी। काशी, अयोध्या, मथुरा आदि से जो साहित्य की जो धारा बही वो हमारे लोक साहित्य का अंग है। यहाँ पर वंशीधर शुक्ल, रमई काका, काका बैसवारी, अदम गोंडवी जैसे साहित्यकारों ने प्रचुर लोक साहित्य रचा है और आज भी रचा जा रहा है। ये हमारी लोक धरोहर है। सबसे बड़ी बात है कि लोक संस्कृति जो है वही रहे या उसमें परिवर्तन आए, इसे हम क्या माने। तो हमारा ये मानना है कि समय के साथ संस्कृति को गतिमान होने बना रहना चाहिए। लोक की सहज बुद्धि की निर्मित लोक संस्कृत और इस संस्कृत की काया लोक कलाएं प्रगतिशील होंगी, तभी वो सर्वोपयोगी और सर्वहितकारी होती हैं। मैं एक लोक कथा के माध्यम से जो बहुश्रुत है उसके माध्यम से इस बात को कहूंगी कि प्राचीन काल में एक राजा था। लोक कथा है कि एक राजा था, उसने ये घोषणा कर रखी थी कि बाजार में शाम तक जो कुछ ना बिके वो राज्य खरीद लेगा। इसलिए सामान बाजार बहुता बिक ही जाता था और अगर नहीं बिकता था तो राजा की आज्ञा थी और वो राजकोष में राजकोष के माध्यम से खरीद लिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति एक प्रेत लेकर आया। अब प्रेत कौन खरीदे भला? बात राजा तक पहुंची। राजा तो वचन का पक्का था। उसने मंत्री को आदेश दिया कि प्रेत खरीद लिया जाए। उस प्रेत की एक शर्त थी कि वो खाली ना बैठेगा, काम ना मिला तो नरभक्षण करेगा। राजा ने वचनबद्ध था, इसलिए प्रेत खरीद लिया और मंत्री को सौंप दिया। मंत्री उसे जो भी कार्य देता पलक झपकते ही वो कर डालता। वो फिर कार्य देता, वो फिर कर लेता। वो कार्य समाप्त करता और कहता कि या तो काम दो नहीं तो जान दो। मंत्री, राजा चाहे जैसे भी रहे हो लेकिन उनके मंत्री हमेशा होशियार रखे गए हैं। मंत्री बहुत होशियार था। उसने प्रेत को कहा कि जंगल से एक सीधा पेड़ लेके आओ। पेड़ लेकर वो पल भर में हाजिर। इस पेड़ को डंडे का खंभा बना दो। उसने बना दिया। उन्होंने कहा इसको जमीन पर अच्छे से गाड़ दो। प्रेत ने पल भर में वो खंभा को गाड़ दिया जमीन पर। मंत्री ने कहा अब हमारे अगले आदेश तक इस पेड़ पर तुम चढ़ते रहो, उतरते रहो। प्रेत उस कार्य में लग गया। वो गति कार्य कर रहा है लेकिन क्या है, उसमें प्रगतिशीलता खत्म हो गई। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति है, अगर हम उसमें समय के साथ बदलाव नहीं लाएंगे, हम समय के साथ एडजस्ट नहीं होंगे तो उसमें गति तो रहेगी लेकिन वो प्रगतिशीलता को नहीं प्राप्त करेगी और हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। अगर हम इसमें बदलाव नहीं लाते, अगर व्यक्ति ये नहीं मानता, तो जैसे कि प्राचीन समय में हमारी संस्कृति कहती थी कि पानी समुद्र नहीं लांघना चाहिए। अगर समुद्र नहीं लांघते और विवेकानंद समुद्र को लांघकर अमेरिका तक नहीं पहुंचते तो जो हमारी संस्कृत का जो इस तरह से व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। इसलिए हम ये कहेंगे कि प्रकृति के साथ, समय के साथ लोक संस्कृत में गत्यात्मकता का होना बहुत आवश्यक है। समय कम है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर हम संक्षेप में कहें तो आज हम यही कह सकते हैं कि लोक संस्कृत वह अजस्र धारा है जो सदियों से प्रवहमान है। वह मर नहीं सकती, परंतु इसका स्वरूप विकृत न हो, यह हमें अवश्य सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में मानव सभ्यता का भारी भरकम विकास हम देख रहे हैं, परंतु उससे कहीं ज्यादा हम मानवता का ह्रास देख रहे हैं। इस मानवता की ओर लौटने का या यूं कहें जुड़ने का और अधिकाधिक मानवीय बने रहने का आह्वान हमारी लोक संस्कृति की जड़ों में दिखाई देता है। आज के वैश्विक और अत्याधुनिक बनने की जिजीविषा से ने हमसे बहुत कुछ छीना है। हम यंत्रवत जी रहे हैं, जीते जा रहे हैं और अपनी जड़ों से उखड़ते जा रहे हैं। सन 1925 में कविवर राम नरेश त्रिपाठी कोट कोट जनों के उस पारस्परिक संवाद की परंपरा को खोज रहे थे। कविता कौमुदी ग्राम्य गीत की भूमिका में वे लिखते हैं कि ढाक के घने जंगलों में आम, महुए, पीपल, इमली, नीम की घनी छाया से
नीम की घनी छाया में नदियों के कलरों के साथ तुलसी के चबूतरे के निकट लहराते खेतों के बीच अनादिकाल से प्रवाहित लोक जीवन की धारा कहाँ है? क्या हम हो गए हैं? अगर हम यह प्रश्न आज स्वयं से करें तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर होगा कि हाँ, हम अलग हो गए हैं। हमें इसका समाधान खोजना पड़ेगा, जो निश्चित रूप से हमारी लोक संस्कृति में सन्निहित है। लोक संस्कृतियां सदियों से निरंतर चलते श्रम और परिष्कार के परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष आती हैं। ये संस्कृतियां विकास में बाधक नहीं, वरन उसके डगमगाते और अस्थिर कदमों को सही दिशा देने का कार्य करती हैं। बाजारवाद के युग में आई तकनीकी होड़, संपन्नता, शिक्षा के प्रचार प्रसार के साधनों की बहुलता ने संस्कृत को प्रभावित किया है और होना भी चाहिए, परंतु हमारा यह प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी जो मूल भावना है संस्कृत की, उसमें कहीं से भी विद्रूपता ना आने पाए। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कृत के कटे यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कृत से कटे हुए लोगों को जोड़ने का कार्य साधारण कार्य नहीं है। भौतिकता के विकास की आंधी में अपनी संस्कृति और पहचान बनाए रखने की हमारी महती जिम्मेदारी है, जिसे हमें और आपको समझना होगा और उसे अपनी पूर्ण निष्ठा से निभाने का कार्य करना चाहिए। और मैं एक बार अपनी बात को खत्म करते करते पुनः विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर रश्मि शील जी का कि मैम आपने इतना कीमती समय अपना निकालकर हमें अपने ज्ञान भंडार में से कुछ हिस्सा हमारे से साझा किया। और मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि उन्नयन संकल्प साहित्यिक चैनल को आप भी आगे भी इसी तरीके से अपना समय देते रहेंगे, आप अपने विचार हमसे साझा करते रहेंगे और हमारे श्रोताओं का, हमारे दर्शकों का निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।